के सादत हसन मंटो। जहीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी ऐसा जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से बहुत खुश होकर वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थी, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतने दिनों तक वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में जहीर आवारा मनीष नौजवान नहीं था। उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर किताबों में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां उसकी हमजमात थीं, मगर जहीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था। असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को तांगे में से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताजा ताजा सबक बिल्कुल भूल गया, और वो उन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थी। पतली पतली सफेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, और दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया था, क्या वो भी वैसा ही खूबसूरत था? जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ भी दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई, और जहीर वहां खड़ा खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी मां से यह किया, अम्मी हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी मां के लिए यह सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? जहीर ने कहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा है। उसकी मां ने कहा, मुहाजिर हैं हमारी तरह। जहीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? मां ने जवाब दिया, हाँ, बाप बेचारों का मर चुका है, मां है वो उम्र के हाथों माजूर है। अब 3 बहनें हैं और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही मां। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। जहीर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। यह तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो खाना खाने के बाद रोज 1 घंटा सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद नहीं आई। वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए, मगर उनकी मुठभेड़ न हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर धूप में घंटों तक खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि यह सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि यह बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक का बेकारी से ही वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। चुनाचे जहीर ने अपने दिल में पक्का कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी हुई थी। जहीर का ख्याल था कि ये वही लड़की थी। तांगा रुका। जहीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थी और दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाले ने पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा कि ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूं। तांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर हम नहीं करते। यह सुनकर जहीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आव देखा ना ताव, एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर, वो भी इतने जोर का कि तांगे वाला बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो कि जाहिर है घबरा गई थी,
मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जुबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई, 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस तांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। उसने तांगे वाले को खूब पीटा और उसने ये भी देखा कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अपनी वालिदा से उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, मां जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, यास्मीन। चुनाचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक खत लिखा और कसम ली कि वो उसे जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों बाद जब जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब में से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास आकर रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उसी मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि भाई 3 बहनें हैं, हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने यह समझा कि उसने आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक छोटा सा पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि उसने आधा नहीं पूरा मैदान मार लिया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी ही समझिए। यह रुक्का पढ़कर जहीर की बाँछें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड नहीं किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता रहा और उस रुक्के को बार बार पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन से मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को तांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक गुस्से भरे झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? यह कहकर वो चली गई। जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत जदा था कि वो लड़की जिसने कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इस तरह क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाजे दिलरुबा है। दिन गुजरते गए, मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुके के अल्फाज भी याद आते थे जिसमें यह लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब अल्फाज में वो यास्मीन से यह कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की बहुत तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज मिलते ही नहीं थे। एक दिन जब वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, तभी एक लड़का आया और एक लिफाफा उसके हाथ में देकर भाग गया।
हवा भरने का पंप एक तरफ उसने रख दिया, लिफाफा खोला, एक छोटा सा रुक्का था जिसमें लिखा था, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुर्के की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी अम्मी से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतो खिताबत के जरिए से ही सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनाचे दूसरे रोज उसने एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था तो तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। जहीर ने खत उसके हाथ में दे दिया। एक नजर उसने अपने बुर्के की नकाब में से जहीर की तरफ देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और यह बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनाचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को फिर से देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़े थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमदो रफ्त न थी। जहीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रूमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। जहीर ने बमुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे। इतने में तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने जहीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने उसका इशारा नहीं समझा तो वो उससे करीब होकर गुजरी और एक रुक्का गिराकर चली गई। जहीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया, उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन। शुक्रिया।